आज आपका है लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ करा था। फर्स्ट लॉ में हमने मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड निकालने की एक दो क्वेश्चन से कोशिश करी थी। अभी आप निकाल लेंगे आराम से मास डिपॉजिटेड। अब एक क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन का पीएच भी निकालना है कि इलेक्ट्रोलिसिस हो गई तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन का पीएच क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करिए। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अब आपस में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ in electrolysis of 7.2 liter 7.2 liter aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate, a current of 9.65 ampere is passed for duration, कितना ड्यूरेशन इन्होंने दिया, 2 hours, 2 घंटे के लिए 9.65 एम्पियर करंट फ्लो की गई है। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में, है ना। आपको पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। कॉपर +2 है तो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट एनोड। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट एनोड at 27 degree centigrade and 1 atm pressure। प्रेशर को P लिखा है। और C पार्ट है कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। पहला पार्ट आप निकाल लीजिए, चार्ज निकाल के उसको फेराडे में कन्वर्ट करके रिएक्शन को लिख दीजिए कि क्या रिएक्शन होगा, कितने फेराडे से क्या होगा। क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करूं। एटॉमिक मास 63.5। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जेड निकाल के। जेड कैसे निकालना सिखाया था? जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय एफ, ई बाई एफ।
इक्विवेलेंट वेट हमेशा निकालते हैं ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है। ऑनलाइन गार की आवाज आ रही है प्रॉपर? yes. कॉपर का मास कितना लेना है? 63.5 एटॉमिक मास +2 +2 नॉट 4। कॉपर +1 या +2 ही बना, कॉपर सल्फेट में +2 मास आ गया। मास आया 22.68 आ रहा, तुम्हारा 86 क्यों आ रहा? देखो जरा सी कैलकुलेशन। 22.68 आ रहा है ग्राम। रिएक्शन तो यही होगी। पहले पार्ट के लिए देख लो, अगर कॉपर सल्फेट टूटेगा तो कैसे टूटेगा? Cu+2 SO4 -2। अगर पानी है तो पानी कैसे टूटेगा? H+OH-। कॉपर डिपॉजिट हो रहा है यानी H+ नहीं हो रहा होगा। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा? कॉपर सॉलिड। अगर रिएक्शन से करें तो बोलेंगे 2 फेराडे से कॉपर कितना मिलता है? 1 मोल मिलेगा ना। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर मोल में लिखते हैं तो ये होता है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फेराडे चार्ज कितना हो गया? 2 फेराडे चार्ज लेते हैं तो 2 फेराडे चार्ज से कॉपर कितना मिल रहा है? 63.5 ग्राम, है ना। और अपने पास चार्ज कितना है? अपने पास जो चार्ज दिया हुआ उसको फेराडे में कन्वर्ट कर लो। IT पहले करो, I कितना था? 9.65, और ये 2 आवर्स था तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये आ गया आपका कूलाम में। अब इसको फेराडे में कन्वर्ट करना है तो 9650 से डिवाइड कर देंगे इससे, तो कुल फेराडे में आ जाएगा चार्ज। 2 0 से 2 0 उड़ गए, और ये डेसिमल से 2 0 आ जाएंगे, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 2, इतने फेराडे आ जाएंगे। सही है ना। अब 2 फेराडे से 63.5 ग्राम मिल रहा था तो इतने फेराडे से निकाल लीजिए। ये तो हमने रिएक्शन से निकाल लिया। ये पूरा कट जाएगा तो अब सॉल्व करेंगे इसको, जो भी वैल्यू आ जाए। कितना? 22.86 आ रहा है, तो हो सकता है बुक में कभी कभी गलती। 63 को मल्टीप्लाई किया इन्होंने, हाँ इन्होंने 63 को मल्टीप्लाई किया, पर होता 63.5 है। इन्होंने दे रखा है एक्चुअली क्वेश्चन में 63 दे रखा है, अभी मैंने देखा है। होता कितना है? 63.5, लेकिन अगर क्वेश्चन में 63 दे रखा है तो फिर वही डेटा यूज करेंगे। अभी तो ठीक है आपने कर लिया। तो मास आ गया, और उससे भी कर सकते थे m=ZIT से भी z निकाल लेते, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय f कर देते। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है किसी एटम का? एटॉमिक मास बाई चार्ज कर देते हैं, तो 63.5 डिवाइडेड बाई चार्ज कर देते हैं 2,
है ना, यही करते और F लगा देते नीचे, Z हो जाता और फिर उसके बाद I इंटू। ये पार्ट क्लियर है सबका? अब सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? O2 निकालना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे। ये जो आपका टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब अगर आपको कहीं से O2 के मोल्स मिल जाएं तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम निकाल लोगे, PV इक्वल टू nRT लगा। सेकेंड पार्ट, PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे, वॉल्यूम निकालना है nRT बाई P लगाएंगे। क्या इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो आपको एक इक्वेशन बताया था ना कि अगर वाटर डिसोसिएट होगा तो 4OH माइनस क्या करते हैं? नेगेटिव आयन है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? हाँ, ऑक्सीडेशन होगा पक्का। तो ये क्या बनाएगा? ये इक्वेशन बताया था आपको, याद है? कुछ याद है? तो यहाँ पे कितने फेराडे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? 4 फेराडे का अगर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं तो O2 कितनी बन रही है? 1 मोल बन रही है ना। क्लियर है बात? अब अपने पास फेराडे कितने आए थे? 0.36 इंटू 2 फेराडे, इतना ही तो चार्ज था अपने पास, इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई थी अपन ने। तो 0.36 इंटू 2 फेराडे अगर करेंगे तो इससे कितना होगा? इससे कितने मोल बनेंगे ऑक्सीजन के? कितने बन जाएंगे? मोल आ गए? आपसे पूछा क्या है? वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम कैसे निकाले? nRT बाई P लगा दो। STP से तो STP की कंडीशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm और 1 बार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर प्रेशर 1 बार लेते हैं तो शायद 22.4 होता है वॉल्यूम, और प्रेशर 1 atm लेते हैं तो 22.7 होता है। हाँ, इससे भी निकाल सकते हैं, सही कह रहे हो आप। टेम्परेचर इसमें 27 दे दिया है ना, उसमें 27 टेम्परेचर नहीं लेते। निकालो, V निकालो, वॉल्यूम कितना आएगा? मोल रख करके वॉल्यूम निकाल लो। क्या वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है 8.3? आर की वैल्यू वो एटीएम वाली लेनी पड़ेगी ना, यहाँ प्रेशर एटीएम में लगा रहे हो। ये मोल हो गए, आर की वैल्यू 0.82 ले लो और टेम्परेचर 27 है तो 300 केल्विन, प्रेशर 1 ले रहे हो तो आ जाएगी वैल्यू। निकाल लो क्या होगा। ये आएगा वैल्यू, है ना। सॉल्व वॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 4.428 लीटर। ये लीटर एटीएम वाली वैल्यू ले रहे हैं ना, तो लीटर में आएगा वैल्यू। अच्छा, इसका
मल्टीप्लाई हो गया तो 18 तो चला गया। 4.48 कितना बताया? 4.428। सॉल्व कर लेना, लीटर में आएगा। क्या? हाँ निकाल सकते थे, निकाल सकते थे वो चार्ज के हिसाब से। O2 का उसका इक्विवेलेंट वेट 8 लेते हैं ना। चार के हिसाब से O-2 से बनेगा O2। अब पीएच निकाला जाए थर्ड पार्ट। निकाले? पीएच निकालने के लिए देखिए H+ चाहिए। H+ कितने आ रहे हैं, है ना? अगर H2O को तोड़ते हो तो H+ OH- ऐसे ही तो टूटेगा, है ना? और अगर हमने देखा H+ अगर है ये 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन सपोज गेन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा, है ना? तो इसका अगर हाइड्रोजन गैस का एक H2 मॉलिक्यूल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, तो कितने फेराडे लग रहे हैं अपने? 2 फेराडे लग रहे हैं, है ना? यही बात हुई। तो इसका मतलब अगर हम लोग ऑक्सीजन के मोल अभी हमने निकाले थे, ऑक्सीजन के मोल से अगर हम लोग निकालना चाहें हाइड्रोजन के मोल्स और हाइड्रोजन के मोल से हम लोग निकालना चाहें H+ तो आ जाएगा? क्या सोचते हो? आना चाहिए? मैम स्टोइकोमेट्रिक है ना। एक मिनट इक्वेशन लिखने दो। इसको हम लोग तोड़ते थे तो ऐसे तोड़ते थे ना, वैसे तोड़ा था अभी हमने। और हमने बोला था अभी अगर इसको 4H2O ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यही इक्वेशन हमने यूज की थी कि 4OH- यूज किया था हमने, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देता है? 2H2O + O2, यही बना रहा था ना, ये इक्वेशन थी। तो इसका मतलब अगर आप 4 फेराडे यूज करते हो तो ऑक्सीजन का कितना बन रहा था? 1 मोल बन रहा था, है ना? और अगर आप देखो ध्यान से 4 फेराडे यूज करोगे तो हाइड्रोजन का कितना मोल बनेगा? अगर हाइड्रोजन की इक्वेशन लिखें तो 2 मोल बन जाएंगे। क्लियर है ये बात? बोलो, बात समझ में आ रही है? 4 फेराडे अगर हमने यूज किए थे तो ऑक्सीजन के कितने मोल बने थे? 1 मोल बने थे। इक्वेशन तो सेम ही यूज होगी। और अगर यही 4 फेराडे यूज कर रहे हैं हम लोग तो हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। मतलब सेम फेराडे सेम चार्ज यूज करने पे ऑक्सीजन के जितने मोल्स बनते हैं उसके 2 टाइम्स किसके मोल्स बनेंगे? हाइड्रोजन के बनेंगे। इतनी बात सबको समझ आती है?
अभी हमने क्वेश्चन में ऑक्सीजन के मोल्स निकाले थे, तो हाइड्रोजन के मोल हमें पता चल जाएंगे इस तरीके से, डबल होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन के उसके डबल हो जाएंगे। इक्वेशन से हमें पता चला अगर 1 मोल ऑक्सीजन बन रही तो हाइड्रोजन कितनी बनेगी, 2 मोल बनेगी। तो अगर हमारी 0.18 बनी थी ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 0.36 हो जाएगी। मोल मिल गए इसके 0.36, है ना। और अगर ये 2 है तो H प्लस कितना है, अगर ये 2 है तो H प्लस कितना है, 4 है, डबल है, यानी कि जितना हाइड्रोजन है उसका डबल क्या होगा, H प्लस हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन है आपका कितना मोल, 0.36, तो उसका डबल क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, है ना। अब वो H प्लस निकाल लेंगे हम, निकालें, यहीं पे लिख लेते हैं, ये वाली, ये तो पानी को थोड़ा, ये वाली, ये तो वाटर की जो हाइड्रोलिसिस में जो OH माइनस डिस्चार्ज होता है उसकी इक्वेशन है, ये याद रखनी पड़ेगी कि ऐसे ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इस इक्वेशन से होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन इस इक्वेशन से होता है, ये याद रखनी पड़ेगी अपने को। ये दोनों इक्वेशन क्या है, हाइड्रोलिसिस की प्राइम इक्वेशन है, वाटर हाइड्रोलिसिस। तो अब हमें पता चल गया ऑक्सीजन के जितने मोल हैं उसके डबल मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के जितने मोल हैं उसके डबल मोल किसके हैं, H प्लस के हैं। तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के मोल और इसका डबल कर दोगे तो किसका किसका आ जाएगा मोल, हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे, और इसका भी अगर डबल कर दोगे तो किसके मोल आ जाएंगे, H प्लस के मोल आ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ऑक्सीजन के कितने थे, 0.18 अभी निकाला था हमने, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 0.36, डबल कर दिए। अब इसके कितने हो जाएंगे, 0.36 का भी डबल कर दो तो कितना आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो। yes. अब हम जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो pH निकालने के लिए ली जाती है, वो हाइड्रोजन आयन की मोलरिटी लेते हैं। मोलरिटी का मतलब मोल पर लीटर लिया जाता है, क्या लिया जाता है, मोल पर लीटर। कंटेनर का जितना वॉल्यूम है, जितना आपने गैस का वॉल्यूम लिया है, जितना सब्सटेंस का वॉल्यूम लिया है, वो लेना पड़ेगा आपको, मोल पर लीटर निकालनी पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो 0.72 मोल आए हैं, ये आपके कितने लीटर में हैं, वॉल्यूम आपका क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ था कितना, 7.2 लीटर। तो इसका मतलब आपको ये पता लगा कि H प्लस जो है वो कितना है, 0.72 मोल है, कितने में, 7.2 लीटर में। अब आपको कितने में निकालना है, इसको मोल पर लीटर में लेते हैं, 1 लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, तो 1 लीटर में निकाल दीजिए H प्लस, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी मोलरिटी में, मोल पर लीटर में, जिसको हमको किस में यूज करना होता है, pH में यूज करना होता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हटेगा तो 1/10, 10 रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा मोल पर लीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -1। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई। अब pH निकालना इजी है, pH निकालना आपने सीखा ही है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये तो सीखा ही आपने। -1 आगे आ जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ बात समझ में आई। हमने क्या किया,
ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए थे पहले, अब ऑक्सीजन के मोल के हिसाब से हमने किसके मोल निकाल लिए, हाइड्रोजन के। हाँ क्या, हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते थे, वो फेराडे के हिसाब से निकाल सकते थे। जो रूल आपका ऑक्सीजन के लिए लगाया है वही, हमने वो कैलकुलेशन नहीं किया, हमने क्या किया, अब करते करते याद भी हो जाता है कि O2 के जितने मोल बनेंगे वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से, O2 के जितने मोल बनते हैं उसके डबल मोल क्या प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोजन के। अगर सेम फेराडे प्रोड्यूस कर रहे हो, आप दे रहे हो सेम फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर एक ही सेल की बात हो रही है तो उसी सेल में H प्लस भी है, OH माइनस भी, उसी में H2 भी बनेगा, उसी में O2 भी बनेगा, तो फेराडे तो सेम ही दोगे, एक ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे। तो याद रखते हैं कि अगर एक ही सेल की बात हो रही तो जितने ऑक्सीजन के मोल होंगे उसके डबल हाइड्रोजन के मोल प्रोड्यूस होते हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट करिए, कहाँ कर लिया, ये वाला कर लिया। अरे H2O की इक्वेशन तो पता ही है, H2O टूटता है H प्लस OH माइनस, उसी को अलग फॉर्मेट में कर दिया है, 2H2O कर दिया। 4 अगर ले लेंगे तो 4 के हिसाब से हो जाएगा। अब अगर ये 2OH माइनस के हिसाब से तोड़ोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। अगर यहाँ 2OH माइनस तोड़ते हो तो 2 फेराडे आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा H2O, यहाँ पे आ जाएगा हाफ O2, बात वही है। हाफ ना लिखना पड़े इसलिए हमने कौन सा इक्वेशन लिख दिया, 4 का लिख दिया। तो पीएच का क्वेश्चन कर लिया हमने। अथर क्या दिक्कत है, पूरी क्लास आज डिस्टर्ब क्यों दिख रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जल्दी नोट करो, सेकंड लॉ करवा दे फटाफट। कैसे तुम लोग नर्सरी के बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो, अब नहीं, अब किसी और से लिखो, इतनी देर तक स्लाइड लगी हुई है, सो रहे हैं। मजे ले रहे हो, आप कर लेंगे ऐसा सवाल, कोई और सॉल्ट देंगे उसमें चार्ज वगैरह अलग होगा तो इक्वेशन ही तो अलग आएगी। पानी की तो यही इक्वेशन होगी, पानी तो ऐसे ही टूटेगा हर रिएक्शन में, सॉल्ट की अलग हो जाएगी तो फेराडे अलग हो जाएंगे सॉल्ट के साथ। सेकेंड लॉ कर लिया तो सेकेंड लॉ करवाया जाए। आजकल थोड़ा फेराडे जो है फेवरेट हो रखे हैं एग्जामिनर के, पहले नहीं आ रहे थे, बीच में नहीं पूछे जा रहे थे, अभी कभी सेकेंड लॉ कभी फर्स्ट लॉ, एक सवाल टपका देते हैं, और सवाल क्योंकि इजी होता है तो सेकेंड लॉ फेराडे के बहुत सारे लॉ हैं तो इसलिए लॉ को मेंशन करना पड़ता है, किसका आप बता रहे हो, मैग्नेटिज्म का बता रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस का बता रहे हो, तो केमिस्ट्री में किसका है, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे मान लो आप डिफरेंट सेल्स लगा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, सीरीज में अरेंज कर दिया आपने, एक सेल है उसके सीरीज में दूसरा, दूसरे की सीरीज में तीसरा, तीसरे के सीरीज में आपने चौथा लगा दिया।
अब आप इलेक्ट्रिसिटी सेम अमाउंट फ्लो कर रहे हो, पहले वाले में से जो गई वो दूसरे में, सीरीज में जैसे सर्किट होता है कि सब में करंट क्या जाएगी, सेम जाएगी। पढ़ा हुआ ना आपने, रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा है 10th में। बादल ऐसे देख, रेजिस्टेंस तो पढ़ा है ना, एक ये है, दूसरा तीसरा है ना, R1 R2 R3। तो यहाँ पे अगर करंट आई जा रही है तो यहाँ पे क्या होगी, सेम रहेगी ना, सीरीज में अगर लगा रहे हैं तो सब में सेम जाएगी। और अगर यही पैरेलल में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, तो वोल्टेज सेम रहती है। तो वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाएगी, है ना। अगर आई है तो यहाँ पे डिवाइड होके I1 I2 I3, ठीक है। यहाँ वोल्टेज सेम रहता है और यहाँ पे क्या होता है, करंट सेम रहता है। यही पहचान बताई जाती है आपको। तो यहाँ पे अगर सीरीज में हम लोग कई सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगा देते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही हो, तो फेराडे ने सेकेंड लॉ में ये बताया कि अगर आप जैसे मान लो पहले में आपने लगा दिया कॉपर सल्फेट, दूसरे में लगा दिया जिंक सल्फेट, तीसरे में लगा दिया एल्युमिनियम नाइट्रेट, है ना, अलग अलग सॉल्ट के सॉल्यूशन आपने फिल कर दिए अलग अलग सेल में, उनको सीरीज में लगा दिया, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम के लिए फ्लो करा रहे हो, तो आप देखोगे कि मेटल का जो मास डिपॉजिट हो रहा है पहले सेल में, दूसरे में और तीसरे में, वो मास जो डिपॉजिट होता है उसका रेशियो अगर हम लोग देखें तो वो होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में। इसका मतलब क्या है, जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, है ना। तो किसके रेशियो में डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में। जैसे मान लो पहले वाले में मास डिपॉजिट हो रहा है W1, दूसरे वाले में W2 हो रहा है, तीसरे वाले में W3 हो रहा है, तो सबके सब जो मास डिपॉजिट होंगे वो किसके रेशियो में होंगे, E1 E2 E3, इनके रेशियो में होंगे। अगर मान लो कि इनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो 1:2:3 है, तो जो मास डिपॉजिट होगा उसका रेशियो भी क्या होगा, 1:2:3 होगा, है ना। यानी इक्विवेलेंट वेट में जितना रेशियो है वही सेम रेशियो उनके मास डिपॉजिट में भी होगा, है ना। अलग अलग सेल है, अलग अलग सब्सटेंसेस दिए गए हैं, सीरीज में लगाए गए हैं, बस आपका वो क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम के लिए फ्लो कराएगी, सेम फेराडे दे रहे हो, ठीक है। तो रूल लिख लेंगे, रूल लिखिए, रूल लिख लो इसका। When a given amount of electricity is passed through different electrolytes, given amount of electricity is passed through different electrolytes connected in series, different electrolyte connected in series, different substances produced at electrodes, different substances produced at electrode produced at electrodes are directly proportional to their equivalent
equivalent weights. They are equivalent weights. ठीक है, रेशियो कैसे देखेंगे? मान लो दो लगे हुए हैं, WA बाई WB निकालना है अगर, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ A डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। अगर दो सीरीज में लगे हुए हैं तो A का जो इक्विवेलेंट वेट है डिवाइडेड बाई B का जो इक्विवेलेंट वेट है, उनका रेशियो क्या होगा? उनके मास डिपॉजिट के इक्वल होगा। तीन लगा देंगे तो 3 हो जाएगा। सवाल करेंगे सेकेंड लॉ पे। दो सेल दिए तो कर तो लेंगे ना, आए कम है इसलिए दिया नहीं है, फर्स्ट पे ज्यादा आए हैं। दो का आ जाएगा तो कर तो लेंगे ना, बोलो बच्चों। इसमें दिया हो तो करा दे। दो का दिया ही नहीं है, एक पे ही अटके हुए, दुनिया भर की चीजें निकलवा रहे हैं फर्स्ट में। ठीक है, अब ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए, सेकेंड से भी आ सकता है, तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं। अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने जैसे सर्किट आपने पढ़ा होगा, तो कंडक्टर्स में दो तरीके का कंडक्टर्स की बात करते हैं। एक कंडक्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। जैसे कोई मेटल है, मेटल वायर है, अगर सेल से उसको कनेक्ट करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ग्रेफाइट ले लिया अगर आपने, तो ग्रेफाइट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो ऐसे कंडक्टर्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बोले जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसमें क्या होता है? वो सब्सटेंस डिसोसिएट होता है, डिकम्पोज होता है, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। जैसे हमने बोला NaCl का एक्वस सोल्यूशन ले लिया, या NaCl मॉल्टेन स्टेट में ले लिया, तो वो पहले खुद डिकम्पोज होता है, Na+Cl- बनाता है, Cl- आयन, तब इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होती है। मतलब जो मेटेलिक कंडक्टर है वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, उसमें अपने आप फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आपने उसको कनेक्ट किया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिना डिकम्पोजिशन के फ्लो करने लगती है। यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस होता है, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक, तो जैसे वायर की बात करते हो, तो वायर के लिए भी हम लोग फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, उसके लिए हम पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट, उसके लिए पढ़ने वाले रेजिस्टिविटी, उसके लिए पढ़ने वाले कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बहुत छोटे छोटे से टर्म्स हैं, छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, यूनिट्स थोड़ा ध्यान से याद करनी है। एक इम्पॉर्टेंट लॉ है कॉलरॉश लॉ, वो याद रखेंगे, वो एकदम सिंपल प्लस माइनस है, एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह, एक्सप्रेशन की तरह है, आप आराम से कर लेंगे, पर ध्यान से सारे पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करते हुए
चलना है कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, किसको किस साइन से डिनोट करते हैं। 5-6 टर्म है, उसको पढ़ेंगे। आधा पार्ट इस चैप्टर का यही है और इजी सवाल आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ही हेडिंग डाल लीजिए। अब उसको लिखाने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है आप समझ रहे हैं। इसके लिए कुछ चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ेंगे पहले लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कंडक्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, सेल कांस्टेंट पढ़ेंगे। हाँ, और क्या, सेल का रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। उसमें हम लोग फिजिक्स का एक वो लगाएंगे जिसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, सुना है आपने? किसने नहीं सुना है? आप लोगों ने नहीं सुना है? सिलेबस से आउट कर दिया गया होगा 10th में। 10th में था पहले, अभी हो सकता है सिलेबस से आउट कर दिया गया हो तो नहीं पढ़ाया गया होगा। आप पढ़ेंगे 12th में। 12th में वो है ना इलेक्ट्रोस्टैट, खत्म हो गया। तो रेजिस्टेंस वगैरह वो सब पढ़ लिए, सीरीज। सर्किट नहीं पढ़ा है ना, सर्किट पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे बीट स्ट्रोक। यहाँ पे फिजिक्स में नहीं जाना है, बस बता आपको सिखाएंगे कि कैसे आप रेजिस्टेंस, किसी सोल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे, वो चीज है। किसी सेल का रेजिस्टेंस कैसे पता लगाओगे, उसके लिए फिजिक्स का एक फिनोमेनन यूज करेंगे जिसको क्या बोलेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या हुआ पीहू? चलो भैया रेजिस्टेंस करा जाए। रेजिस्टेंस जानते हैं, सुना, रेजिस्टेंस तो सुना होगा, क्या होता है? एकदम सच्ची बात बोली है आपने। यही यहाँ पे भी है, सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस। हाँ हाँ हाँ, रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेशन के लिए, सर्कुलेशन नहीं, कैलकुलेशन। सेल का रेजिस्टेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल का रेजिस्टेंस, हाँ उसके लिए यूज करें। हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस। आर से डिनोट करते हैं, पता ही है आपको पहले से, यूनिट ओम होती है। ओम्स लॉ पढ़ाई होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं इसको। R इज इक्वल टू बी बाई आई से, है ना। और डेफिनेशन अगर समझनी है तो हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन, हिंड्रेंस रुकावट, हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द सॉल्यूशन
hindrance provided by the solution in passage of electricity is called resistance of solution. अब हम यहाँ पे वायर की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात। ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब वही रेजिस्टेंस है जो वहां पढ़ते थे, कुछ खास बात ऐसी नहीं। हिंड्रेंस HINDRANS हिंड्रेंस रुकावट। आपने क्या बोला था, ऑब्स्टिकल ना। सेकंड पढ़ा जाए। सेकंड लिखिए हेडिंग कंडक्टेंस। हो गया, जल्दी जल्दी करो, 2 लाइनें, कहाँ ध्यान है तुम लोग का। ये तो नोट करने में 1 मिनट लगता है। हो गया। रेजिस्टेंस के बाद क्या बोला था, कुछ नहीं याद करना, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर बता रहा है ऑब्स्ट्रक्शन को, तो ये क्या बताएगा, ये सपोर्ट करेगा, है ना। तो क्या लिखें, रिवर्स लिखें या वो लिखें, क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, रिवर्स भी, रिवर्स और रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, या इनवर्स भी लिख सकते हो ना। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय जी, जी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो G इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई, तो यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो गई। यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। जल्दी करो, यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। थर्ड लिखो रेजिस्टिविटी। सेकंड हो गया। तुम लोग का ध्यान नहीं है बिल्कुल क्लास में, पता नहीं क्या कर। 2 लाइन छोड़ देना यहाँ पे, इसके नीचे कंडक्टेंस के, नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई बात। रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी की बात कर ले। थर्ड है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय रो। होता क्या है, कैसे निकलती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
कौन सा रो है? ऐसे ही लिखना है, ठीक है, हमारा रो है, ऐसे ही लिखना है। और रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब देखो जैसे मेटेलिक कंडक्टर होता है तो वहां पे ये रूल लगाते हैं, तो मेटेलिक कंडक्टर की ये लेंथ ले लेते हैं और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। यहाँ पे तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या लेते हैं, सॉल्यूशन में यहाँ पे आपके क्या लगे हुए होंगे, इलेक्ट्रोड लगे होंगे, तो L जो लेते हैं वो लेते हैं इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। L क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोड के बीच का L लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और A जो लेते हैं वो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ सेम लेंगे। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो अगर कंबाइन करें तो ये आ जाता है L बाई A, और प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यही कांस्टेंट आता है रो, जिसको हमने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी। हाँ वो अभी आप पढ़ेंगे तो लगेगा, है ना, बता रहे आर रेजिस्टेंस है, एल इलेक्ट्रोड के बीच का, लास्ट सीट में क्या चल रहा है, अब अगर आप रो लिखना चाहो तो रो को ऐसे लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल कर सकते हो, बोलो। अगर L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर दो, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, तो रो इज इक्वल टू R आ जाएगा, रो इज इक्वल टू R आ जाएगा, है ना। अगर तुम CGS में करेंगे, हाँ अगर CGS में लेते हैं रो इज इक्वल टू R आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सेल का वो रेजिस्टेंस होगा जब इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ले, इसी तरीके से डिफाइन कर, है ना। एक स्पेशल केस ऑफ रेजिस्टेंस हो गया जिसको हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टिविटी। जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले लो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या ले ले, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस टाइम पे जो उस सेल का रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर है, तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लेंगे खुद से, लिखिए। अभी तो बोल रहे थे लिख लेंगे, it is a specific resistance, it is a specific resistance, specific resistance of cell when distance between electrodes is 1 centimeter and area of cross section of electrodes
इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो क्या आ जाएगा? रो इज इक्वल टू क्या था? आर ए बाई एल था ना। तो आर की ओम ले लो, और अगर इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हो, इसकी सेंटीमीटर लेते हो, तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगी। नोट कर लीजिए, धनाधन। को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं रेजिस्टिविटी को। क्लास में सोए ना, ध्यान रखें, अपनी बातों में खोए हुए आप। हाँ, ओम सेंटीमीटर कहाँ डैश? कितने डैश? मल्टीप्लिकेशन है वो, डैश फिजिक्स में नहीं पढ़ा है? अरे डायमेंशन पढ़ चुके हो नालायकों। डैश नहीं लगाते फिजिक्स में कहीं? लगा सकते, आपने नहीं पढ़ा पर लगा सकते। अच्छी बात है, ऐसी अजूबा जैसी चीजें क्लास में ही पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है। पेपर में आ जाए मोर डैश है ना, फिर फंस जाते हैं ना कई बार क्वेश्चन, वहां तो डैश था, आप डैश का क्या मतलब था पता ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास में पूछ ले ज्यादा अच्छा है ना। एक बार सर ने बताया होगा, एक बच्चे को क्या पता था कि कैलकुलेटर मिलता है वहां पे, और उसके चक्कर में क्या हो गया, उसका कैलकुलेटर मिलता नहीं है और उससे लगा शायद मिलता है, गलती से उसको। हाँ, और सर से कोरोना के टाइम पे सर से उसने पूछा, और जैसे कई बार होता है ना, ध्यान कहीं और है, चार बातें बच्चे ने पूछी और चारों बातों में हाँ हाँ बोल दिया, तो उसने ऐसा बोला कि सर आपने बोला था कि मिलता है, लो हो गई। अब वहां पे तो कैलकुलेटर की इसकी हैबिट पड़ चुकी थी ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो पूछना है यही पूछ लो तो ज्यादा अच्छा। चलो, रेजिस्टेंस पढ़ चुके हम लोग, कंडक्टेंस पढ़ चुके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ चुके, जिसको हमने बोला रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हेडिंग डाल लीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस it is reciprocal of resistivity। रेजिस्टिविटी का क्या हो गया, रेसिप्रोकल। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जाइए जाइए जाइए, जल्दी से जाइए, जल्दी से आइए। जी से कंडक्टेंस को शो करवाया था ना, जी से कंडक्टेंस को शो करवा दिया था। कंडक्टेंस की यूनिट बताई थी,
ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं, MHO लिख लो, MHO मो, MHO मो। लिखा था ना हमने, कहाँ लिखा था, ये था ना ओम इनवर्स, इसी को क्या बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं, एस से डिनोट करेंगे। इस चैप्टर में ये यूनिट ज्यादा यूज होगी, एस लिख लीजिए जल्दी से। MHO मूव, फिर उसके नीचे सीमेंस, सीमेंस स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, देख लो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिख लिया, कप्पा से डिनोट करते हैं इसको, कप्पा कप्पा सुना है आपने कहीं, ऐसे लिखते हैं, कप्पा पढ़ते हैं, फॉर्मूला लिख लें, और हाँ काइंड ऑफ के है पर ऐसे लिखते हैं, ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के ना लिख करके क्या लिखेंगे, कप्पा। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या था, रो था, RA/L था ना, तो उसका इनवर्स हो जाएगा, कप्पा इज 1/रो, तो L/RA आ जाएगा। क्या कहते हैं बच्चों, इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 1/R मल्टीप्लाइड बाई L/A, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। और 1/R को हमने क्या लिखा था, कंडक्टेंस लिखा था, G से डिनोट किया था। ये जो L/A होता है इसको हम लोग बोलते हैं G स्टार, L/A को क्या बोलते हैं, G स्टार। यहीं पे लिख लो सेल कांस्टेंट, ये क्या है, सेल कांस्टेंट, G स्टार L/A इज सेल कांस्टेंट। यूनिट क्या हो जाएगी, अगर L ले लो सेंटीमीटर में तो A क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेल का एक कांस्टेंट डिनोट किया गया है जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, वो निकलता है L/A से, डिनोट करते हैं उसको, G स्टार लिखते हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाई G स्टार, कह सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत, छोटा सा फॉर्मूला है ना। तो क्या आ गया, कप्पा, कप्पा को क्या बोला था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू, क्या आ गया, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई, कोई समस्या, खप्पा आ गया, खप्पा। कप्पा की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, ओम सेंटीमीटर उसकी थी रेजिस्टिविटी की, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं, बोलो भैया, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, ये कंडक्टेंस है ना जी। कप्पा की यूनिट लिख लीजिए,
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेंस भी लिखा था, तो सीमेंस इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, कुछ खास है ही नहीं, क्या ही बताऊं मैं, खास कुछ खास नहीं है। यूनिट लिख दूं अगले उस पे? ये वाली ज्यादा यूज होगी, ये वाली यूज होगी ज्यादा क्वेश्चंस। अब कौन कौन से रह गए, कितने बोले थे? सेल कांस्टेंट हो गया साथ साथ में ही। अब 3 बचा है, क्या क्या बचा है? सेल, सेल कांस्टेंट हो गया साथ साथ में। सेल कांस्टेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एल बाई ए होता है, यूनिट याद रखनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख लीजिए, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बिल्कुल सिंपल है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। शॉर्ट में डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, it is conductance of an electrolyte solution containing 1 gram equivalent of electrolyte. Conductance of electrolyte solution containing 1 gram equivalent of, क्या बोला था, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इससे डिनोट कर। क्या हुआ, हंसने की क्या बात है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही बोलेंगे, इसका कोई नाम नहीं देंगे स्पेसिफिक, जो ये उल्टा करके बनाया ना ऐसे, इसका कोई नाम नहीं देंगे। लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, कप्पा into 1000 by normality of solution। कप्पा क्या था, क्या था? एन क्या हो गया? नॉर्मेलिटी वगैरह निकालने आता ही है, पढ़ाइए आप। मोलर कंडक्टेंस लिख लीजिए, इक्विवेलेंट हो गया, नोट कर लिया।
मोलर लिख लो। इक्विवेलेंट में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट था, मोलर में 1 मोल हो जाएगा उसकी जगह पे। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मोलर में मोल आ जाएगा। कंडक्टेंस of an electrolyte solution when 1 mole of electrolyte is dissolved in solution। अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हो तो उसका जो कंडक्टेंस निकालते हो उसको आप क्या कहते हो? क्लियर है? क्या हो जाएगा? कप्पा 1000 तो आने ही वाला है, मोलरिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी? कप्पा पता ही है, एम क्या है? मोलरिटी। कोई समस्या? लैम्डा इक्यू और लैम्डा एम में रिलेशन निकालना है तो निकाल लेंगे। लैम्डा बोल रहे हैं इसको, लैम्डा इक्यू और लैम्डा एम में निकालना है रिलेशन तो निकाल लेंगे। लैम्डा इक्यू और लैम्डा एम, लैम्डा तो नहीं है, लैम्डा इसके लिए नहीं बोलते लेकिन बोल दे रहे हैं। लैम्डा भी बताएंगे किसके लिए बोलते। लैम्डा तो ऐसे होता है ना, अभी आएगा, लैम्डा भी आएगा। लैम्डा इक्यू और लैम्डा एम में क्या रिलेशन आएगा? डिवाइड कर दें तो कप्पा और 1000 तो कट ही जाएगा, है ना? तो क्या आ जाएगा? n/m आ जाएगा। उल्टा आएगा। अब सही है तो याद रख लेंगे रिलेशन, नहीं रखेंगे तो क्या होगा? मार क्यों पड़ेगी? ये n/m जो होता है नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी, n फैक्टर को बोलते हैं। तो ये लिख सकते हो n फैक्टर आ गया ना, तो आप लिख सकते हो लैम्डा m इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्यू, ये लिख सकते हो। एक ही बात है, सब घुमा फिरा के बोली जाए। अभी आएगा सवालों में, और कहाँ है? तो कहाँ ही हम तो नहीं यूज करते हम लोग तो। हाँ लैब्स में तो आए। सेल की बात हो रही है तो सेल के अंदर की चीजों किसके साथ जब प्ले करेंगे, खेलेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई नई डिवाइस बना रहे हैं, देन यूज करेंगे ना। अब ऐसे तो अपन कहाँ ही करते हैं, ऐसे पढ़ लिया थ्योरेटिकल। हाँ इंजीनियरिंग वगैरह में कहीं आता हो तो भाई नहीं कह सकते, रिसर्च वगैरह में किसी ने ऐसा टॉपिक लिया तो रिसर्च में। चलो क्वेश्चन कर लो भाई। हाँ टाइम हो गया तो भी एक सवाल तो करके ही जाएंगे, ऐसा ऐसे फालतू बात नहीं करनी है। फालतू बात करने से क्या होता है?
टाइम वेस्ट और दिमाग खराब। तो बढ़िया सवाल करेंगे और फिर, हाँ, और फिर खुशी मन से घर जाएंगे, खुश मन से। खुशी अपनी क्लास में कोई नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तुम लोग खुश हो जाओगे अगर सवाल नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन मिल जाएगा, निकलवा देंगे हम। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। मेधांश, मेटल सरफेस अच्छा नहीं है। रजिस्टिविटी ऑफ, मिल गया, छोटा सवाल है, कर लो, शैतानी नहीं करनी है। रजिस्टिविटी इंटीजर टाइप में आया हुआ है, ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, हाँ 0.8 और 0.8 एक की बात होती है, इज 5 into 10 raised to power minus 3 ohm into centimeter। इट्स, तो पूछना क्या चाह रहे हैं, इट्स मोलर कंडक्टिविटी is 10 raised to power 4 ohm inverse centimeter square mole inverse। तो पूछ क्या रहे हैं भाई, हाँ ये बोल रहे हैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो ये है, x मल्टीप्लाइड बाई दिस, x की वैल्यू निकाल, मोलर कंडक्टिविटी इज x मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। मोलरिटी दी है सॉल्यूशन की, और क्या दे रखा है, रजिस्टिविटी दे रखी है, रो दे रखा है, तो कप्पा तो 1/रो होता है, निकाल लो फटाफट। बादल करके दिखाओ, यही नहीं, अभी यही है। सब लोग करके जाएंगे क्वेश्चन, मुझे दिखा के यहाँ से। 25 हो जाएगा x। जल्दी करिए कॉपी में, कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा। आज मेरी बेटी कह रही थी कि मैं कभी भी चीटिंग नहीं करूंगी, मैंने कहा आप यार टीचिंग, चीटिंग नहीं, टीचिंग कहना चाह रही थी, बोल रही थी टीचिंग नहीं, चीटिंग नहीं करूंगी। कप्पा क्या निकाला आपने, तो कप्पा तो तुमने निकाला नहीं, डायरेक्टली कैसे रख दिया, तुमने तो सीधे रख दिया।
सब लोग दिखाएंगे? 25 है ना आंसर। हाँ, घर की क्लास ऑफ हो गई, आंसर 25 है। लास्ट स्टेप तक तो पहुंचे नहीं। जल्दी करो। 200 आ रहा है ये? कप्पा 200 आ रहा है? कप्पा अप्पा कर लिया? पूरी क्लास खत्म होगी फिर ही जाएंगे। तुमने क्या रख दिया क्लास में? हाँ, और कप्पा? ठीक है ठीक है। ये कौन है? सीधे आंसर लिख दिया। अरे रुको, सीधे अगर आंसर किसी ने लिख के दिखाया। फॉर्मूला तो लिखो दीदी। तुम्हारा तो देखा नहीं, तुम थैंक यू कहाँ पे? मैंने बोला